हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। कोरोना काल चल रहा है, सभी लोग सेफ़ रहें, घर पे रहें और घर बैठ के अपना स्टडी करें। हम लोग आपकी सेवा में हाजिर हैं। मैंने लास्ट टर्न पे कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे, थोड़ा हम रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े थे। तो सबसे पहले मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था वो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। फिर उसके बाद मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था नेटवर्क और सीकेटी। सीकेटी मतलब सर्किट, समझते हो ना। सीकेटी को मैंने बोला था शॉर्टकट में हम आगे से क्या लिखेंगे, सर्किट को क्या लिखेंगे, सीकेटी। दूसरा टॉपिक मैंने क्या पढ़ाया था, करंट एंड वोल्टेज। उसके आगे मैंने पढ़ाया था आपको पावर। उसके आगे मैंने पढ़ाया था एनर्जी। ये सारे टॉपिक हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो कैसे आया। एक थेल्स नाम का साइंटिस्ट था, आज से 2500 साल पहले थेल्स नाम के साइंटिस्ट ने ये इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो दिया था और वो वर्ड आज तक हम उसी वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद थेल्स के बाद एक बोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने केमिकल रिएक्शंस करा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की और उस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को हमने बोला था डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो थेल्स जो थे वो उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी वो फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस की थी। मतलब हम किन्हीं दो मेटल्स को आपस में फ्रिक्शन कराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और उस इलेक्ट्रिसिटी का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था, नेग्लिजिबल, ठीक है। और उसको हमने बोला था स्टैटिक विद्युत। दूसरा है डायनामिक विद्युत, जो उत्पन्न की थी वो थी थेल्स नामक बोल्टा नाम के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने केमिकल रिएक्शंस कराई और वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई उस इलेक्ट्रिसिटी को तारों के जरिए, मतलब हमने उसको क्या किया, ट्रांसमिट किया। और आजकल जो हम सब जो यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो थेल्स के बाद बोल्टा आए, बोल्टा के बाद एक साइंटिस्ट आए थे 19वीं सेंचुरी में, उनका नाम था फैराडे। और उन फैराडे साइंटिस्ट ने क्या किया था, किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक लाइंस में, यानी मैग्नेटिक लाइंस को किसी कंडक्टर से लिंक कराया और उनमें क्या हुआ, मैग्नेटिक लाइंस में चेंज हुआ, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई जिसका नाम दिया हमने डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गतिज विद्युत। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ाया था नेटवर्क और सर्किट। नेटवर्क क्या है, एक इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है और इस नेटवर्क में जो सर्किट एलिमेंट हैं, सर्किट एलिमेंट कौन कौन से थे, आर, एल एंड सी, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, ये आपस में किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड थे, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। और एक नेटवर्क को ही हम क्या बोलते हैं, सर्किट। कंफ्यूज मत होना, जैसे घर में किसी का नाम राम है और कॉलेज में उसका नाम श्याम है, तो मतलब है तो वो एक ही आदमी ना। तो ऐसे ही नेटवर्क और सर्किट दोनों एक ही बात है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था करंट एंड वोल्टेज। करंट क्या है, मैंने एक छोटा सा नल बना के एक एग्जांपल दिया था कि इसमें से जो वाटर निकल रहा है, ये बाल्ब है, इसमें से जो वाटर निकल रहा है उस वाटर को मैंने रिप्लेस किया था किससे, करंट से। तो करंट क्या है, I इजकल टू डी क्यू अपॉन डी टी, मतलब I इजकल टू क्यू अपॉन टी। आवेश प्रवाह की दर को, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। इसकी जो यूनिट है वो कितनी थी, एक तो थी एम्पियर और इसकी यूनिट क्या है, कूलाम, मतलब सी अपॉन टाइम की क्या है, सेकंड। तो दो यूनिट है इसकी, एम्पियर और कूलाम पर सेकंड। उसके बाद मैंने वोल्टेज बताया था। वोल्टेज क्या है, एक प्रेशर है, एक वैद्युत दाब है जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी कंडक्टर में पुश करता है। और इसको हम और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये देखो, मान लो ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में इस किसी एक पॉइंट से, मान लो यहाँ 1 कूलाम चार्ज है। कितना चार्ज है, 1 कूलाम चार्ज है। इस 1 कूलाम चार्ज को इस पॉइंट से यहाँ तक
ये पॉइंट मान लो ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज समझ में आ गया? वोल्टेज क्या है? एक प्रेशर है, विद्युत दाब है जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी कंडक्टर में पुश करता है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था पावर। पावर क्या है? पावर को हम P से इंडिकेट करते हैं। वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन को हम पावर कहते हैं। इसकी यूनिट क्या आई थी? वाट। ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ाया था एनर्जी, इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? पावर इनटू टाइम के मल्टीप्लिकेशन को, गुणनफल को हम एनर्जी कहते हैं। इसकी जो यूनिट है वो कितनी होती है? वाट इनटू आवर। इतना मैंने लास्ट टर्न पे आपको पढ़ाया था। आज मैं इसके बाद आपको कंटिन्यू करूंगा। जिसने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं लिया है वो मेरा लास्ट लेक्चर जाके दोबारा से डिटेल में स्टडी कर ले। अभी मैंने ये थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है जिससे आप लोगों को याद रहे कि मैंने लास्ट टर्न पे क्या कराया था। ठीक है, अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। सर्किट एलिमेंट, सर्किट को क्या बोलते हैं हम? परिपथ। एलिमेंट को बोलते हैं तत्व। परिपथ के तत्व कौन कौन से होते हैं? देखो मेनली हम जो इलेक्ट्रिकल में जो हमारे सर्किट एलिमेंट हैं वो तीन ही हैं। कौन कौन से हैं? आर, एल एंड सी। आर को हम बोलते हैं रजिस्टर, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? प्रतिरोध। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में समझ लें, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसको रजिस्टर को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ये होता क्या? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो तुम्हारे घरों के बाहर सबके पास नाला नालियां होंगे, नाले और नालियां तो सबने देखे होंगे। मान लो कि ये एक नाला है और इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? वाटर। अगर मैं यहाँ बीच में बहुत सारे पत्थर अगर मैं डाल दूँ, बहुत सारे पत्थर मैंने यहाँ डाल दिए, तो क्या बताओ, ये बताओ मुझे, क्या इसमें से वाटर फ्लो होगा? यहाँ पहले ये पत्थर नहीं थे तो ये वाटर आसानी से फ्लो हो रहा था। अब मैंने क्या किया? इसमें नाली में पत्थर डाल दिए, तो क्या ये वाटर आगे फ्लो होगा? नहीं होगा। तो इन पत्थरों को रिप्लेस कर दो आप किससे? रजिस्टर से। ये क्या हैं? ये रजिस्टर्स हैं। तो रजिस्टर की डेफिनेशन यहां से क्या हुई? ये क्या करता है? इट अपोजेस द करंट। ये करंट को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देता। इट अपोजेस द करंट। ये धारा प्रवाह का विरोध करता है। इसको देखो, इसकी डेफिनेशन मैंने पहले लास्ट टाइम पे बोला था, आप कॉपी और पेन लेके बैठे, जो मैं बोलता हूं वही उसकी डेफिनेशन है। आप नोट करके वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो प्रतिरोध की जो डेफिनेशन है वो क्या है? आवेश। ये क्या करता है? ये आवेश को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देता, प्रवाह नहीं होने देता। इट अपोजेस द करंट। इसको कैपिटल आर और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्मॉल आर है उसको हम हमेशा मानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब बॉडी का खुद का एक अपना रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। आंतरिक प्रतिरोध, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसे कैपिटल आर और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं इसकी यूनिट की। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट समझते हो ना सब लोग? पिछली बार मैंने बताया था, बाजार में गए आलू को लेके आना है तो लीटर में नहीं लेके आएंगे। ठीक है, उसकी एक फिक्स्ड यूनिट है, उसी यूनिट में हम उसको लेके आएंगे। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट है वो होती है ओम। क्या होती है? ये ओम इसका सिंबल है। लिखते इसको ऐसे, हिंदी में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओम। ठीक है, सिंबल। बात करते हैं इसकी सिंबल की। ये होता कैसा है? देखो, ये है इसका सिंबल।
इस टाइप के रजिस्टर को बोलते हैं फिक्स्ड रजिस्टर। दूसरा, आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा, एरो लगा हुआ, ये भी क्या है, रजिस्टर है, लेकिन ये है कौन सा रजिस्टर, इसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। अच्छा, फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, फिक्स का मतलब ये है कि किसी भी एपरेटस में हमने 1 किलो ओम का या 1 ओम का या 100 ओम का एक रजिस्टर है वो फिक्स कर दिया, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। फिक्स हो गई तो हो गई, जैसे 1 का सिक्का है तो 1 ही होगा, कभी 2 नहीं हो सकता, ठीक है ना। और वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब होता है कोई चीज़ वेरी कर रही है, मतलब उसकी जो वैल्यू है अप डाउन कम ज़्यादा, मतलब हम उसको मैनुअली चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। जो एरो लगा हुआ है, एरो का मतलब है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को अब हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। और ये कौन सा है हमारा? फिक्स रजिस्टर। अच्छा, इसकी जो छोटी यूनिट है वो है ओम, जो बड़ी यूनिट है वो है किलो ओम, और इससे जो बड़ी यूनिट है वो है मेगा ओम। तो 3 यूनिट हैं इसकी, ओम, किलो ओम और मेगा ओम। जिस किसी को भी इसका स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में सब लोगों ने पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। आज समझते हैं कैपेसिटर है क्या चीज। इसको हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली में ये है क्या? जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है। द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है। इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो यूनिट है, मतलब यूनिट मतलब किस में मेजर करते हैं, यूनिट का मतलब क्या है? इसको किस में मेजर करते हैं? इसको मेजर करते हैं हम फैराड में। देखो, इसमें कैपेसिटर में 2 पैरेलल प्लेट होती हैं, एक प्लेट ये, दूसरा प्लेट ये, और दोनों प्लेटों के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल भरा होता है जिसको हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं इसको? इसके अंदर क्या भरा हुआ होगा? एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल। अच्छा, इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब समझते हो? इंसुलेशन या इंसुलेटर। इंसुलेटर एक ऐसा पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास ना हो, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, जिसमें से करंट फ्लो ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, जो इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ जो भरा हुआ है, ये क्या होता है? ये क्या होता है? इंसुलेटर होता है, इंसुलेटिंग होता है। कैसा मटेरियल होता है ये? इंसुलेटिंग मटेरियल। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव या फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि कैपेसिटर की 2 पैरेलल प्लेटों के बीच में कौन सा मटेरियल भरा होता है? इंसुलेटिंग, कंडक्टिंग या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप लोग बता दोगे कौन सा है? डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। अब डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, अब डाइइलेक्ट्रिक कौन कौन से होते हैं? जैसे पेपर है, माइका है, ये सब क्या है? डाइइलेक्ट्रिक। अच्छा, इंसुलेटर में, इंसुलेशन मैंने बता दिया था। इंसुलेटर क्या होता है? वो पदार्थ जिसमें से करंट फ्लो ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। एक और आता है कंडक्टर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चालक। कंडक्टर हिंदी में क्या बोलते हैं? चालक। वो क्या होता है? चालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर जाएं, ठीक है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वो किस में होती है? कंडक्टर में। फॉर एग्जांपल, कंडक्टर कौन कौन से हैं? सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये क्या है सब? कंडक्टर। एल्युमिनियम, कॉपर, इन सब में देखो सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो मानते हैं हम किसको? सिल्वर को। उसके बाद आता है गोल्ड, उसके बाद क्या आता है? कॉपर, और उसके बाद क्या आता है? एल्युमिनियम, उसके बाद फिर आयरन। ये सीरीज है कि सबसे ज़्यादा करंट कौन से मटेरियल में से फ्लो होता है, तो वो कौन सा है? चांदी। मतलब
सिल्वर, समझ गए ना। तो इसका हाँ अब बात करते हैं कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर की जो यूनिट होती है कैसी होती, कौन कौन सी होती है, फैरड। ये सबसे छोटी यूनिट है, इससे बड़ी और इससे छोटी यूनिट क्या है, वो है माइक्रो फैरड। इसको म्यू को, ये म्यू है, इसको बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो फैरड। और क्या होती है, एक और यूनिट होती है इसकी जिसको बोलते हैं हम पीको फैरड। क्या बोलते हैं इसको, पीको फैरड। ठीक है, तो कैपेसिटर समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके सिंबल की। ये इसका सिंबल होता है, कहीं तुम्हें इस टाइप का फोटो अगर दिखाई दे तो समझ जाना ये क्या है, कैपेसिटर। ये दोनों क्या है, पैरेलल प्लेट। जो कैपेसिटर के अंदर जो पैरेलल प्लेट हैं, अच्छा इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो एयर भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप के कैपेसिटर को बोलते हैं हम फिक्स्ड कैपेसिटर। और दूसरे टाइप का, जैसा रेजिस्टेंस में मैंने रजिस्टर में बताया था वैसा ही होता है ये, और इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड कैपेसिटर। हाँ, तो कैपेसिटर समझ में आ गया सबके। कैपेसिटर है क्या, इट स्टोर द चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दोनों ही चीजें आप बोल सकते हो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सी एंड मेजर्ड इन फैरड, माइक्रो फैरड एंड पिको फैरड। और सिंबल क्या है इसके, ये एक फिक्स्ड कैपेसिटर और ये वेरिएबल कैपेसिटर। सॉरी एक मिनट, ये क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर। छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, टेंशन न लें। जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो, कहीं कोई गलती होती है, क्योंकि आई एम द ह्यूमन बींग्स नॉट ए कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर नहीं हूँ कि क्लिक किया और आउटपुट दे दिया, मैं इंसान ही हूँ। ठीक है, और इंसानों से ही गलती होती है। तो जो भी कमी हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे मैं इंप्रूवमेंट करके नेक्स्ट लेक्चर में उस गलती को दोबारा से रिमूव कर दूँ। ठीक है, तो कैपेसिटर आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा। दूसरा एक होता है टॉपिक कैपेसिटेंस। ये क्या है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है, एक एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज। क्या है ये, एक एबिलिटी किसकी, स्टोरिंग द चार्ज। एक ऐसी एबिलिटी जो चार्ज को अपने अंदर स्टोर करती है, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंडक्टर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रेरकत्व। और हिंदी मीडियम वालों से मेरा एक सजेशन है कि आप लोग टेक्निकल वर्डों को इंग्लिश में ही पढ़ें तो ज़्यादा बढ़िया है। चल रहा है, ये इंक खत्म होगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडक्टर। इंडक्टर क्या चीज़ है, देखो इंडक्टर को मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, ये कोई आयरन का टुकड़ा है मान लो, और इस आयरन के टुकड़े पे मैंने वायर को क्या किया, राउंड राउंड किया। जैसे ये वायर है मेरे पास, दिख रहा है ना सबको, और इस वायर को मैंने क्या किया, राउंड राउंड इस पर लपेटना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए ये क्या फॉर्म हो गया, इसको बोलते हैं हम इंडक्टर। और क्या है ये, इसका और क्या नाम है, इसका कॉइल। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉइल। देखो ये कॉइल बन गया, मैं इसको निकाल लूँ यहाँ से, इसको मैंने यहाँ से निकाल लिया। तो देखो क्या ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो क्या है, ये कॉइल है। क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टर। ठीक है, तो इंडक्टर क्या है, ये एक कॉइल है। देखो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या कॉइल है, क्या इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन क्या है, देखो इंडक्टर उस करंट का अपोज करता है जिस करंट में चेंज होता है। मगर अगर इस करंट में, अगर मान लो किसी टाइम पे करंट की वैल्यू है यहां पर 5 एम्पियर, कुछ सेकंड बाद इस करंट की वैल्यू हो गई 5.5 एम्पियर, मतलब क्या है, करंट चेंज हो रहा है।
तो मतलब ये चेंज इन करंट का अपोज करता है। इंडक्टर क्या करता है? चेंज इन करंट का। अगर करंट के मान में कोई परिवर्तन हो रहा है तो परवर्ती करंट को ये अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देता। बेसिकली क्या है, कैसे डिफाइन करोगे इसको? यह एक कॉइल है, यह अपने अंदर से चेंज इन करंट को पास नहीं होने देता। इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं इसकी यूनिट की। इसको कभी स्मॉल एल से इंडिकेट नहीं करते, याद रखना है, स्मॉल एल से नहीं करते। इसकी यूनिट मात्रक क्या है इसका जो मात्रक है वो होता है हेनरी। क्या होता है इसका मात्रक? हेनरी। बात करते हैं सिंबल की, तो इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है ये कॉइल। क्या है? एक कॉइल, और एल इस तरीके से इसके ऊपर लगा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रेरकत्व, इंडक्टर। और एक और चीज के बारे में, ये अपने अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करता है। ये तुमसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि इंडक्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, मैं कैपेसिटर के बारे में बताना भूल गया। जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, स्टैटिक मतलब स्थिर, और जो इंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, तो इंडक्टर के बारे में समझ में आ गया। दोबारा से रिपीट करें, इंडक्टर क्या है? एक कॉइल है, ये अपने अंदर से चेंज इन करंट को फ्लो नहीं होने देता। इसको कैपिटल एल से इंडिकेट करते हैं, और इसकी जो यूनिट है वो क्या है? हेनरी। और जो इसका सिंबल है वो ये है। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ करंट। हिंदी में बात करें तो धारा की दिशा। देखो, मैं एक सर्किट बना देता हूं छोटा सा। ये क्या है? सोर्स। हिंदी में बोलते हैं इसको स्रोत। इसमें से क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूवमेंट में हैं। ये क्या है? कंडक्टर है, चालक। कंडक्टर मतलब चालक, जिसमें से करंट फ्लो होता है। इस कंडक्टर में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, समझना इस बात को, जिस डायरेक्शन में, देखो ये जो डायरेक्शन मैंने बताई है, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, उसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल करंट। हमेशा याद रखना, जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, विपरीत होती है। ठीक है, कोई भी तुमसे पूछे कि जिधर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं करंट किधर फ्लो होता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ठीक है, एक और चीज़, इसका एक मैं सिंपल एक छोटा सा एक सर्किट बनाता हूँ। सर्किट समझना, ये प्लस, ये माइनस, ये बड़ा वाला प्लस होता है, ये छोटा वाला माइनस होता है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको। अब बात करते हैं कि इसमें करंट कैसे पता करें किधर फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, उसमें तो मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे हैं और करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसमें कैसे पता करेंगे? ये सर्किट है, इसमें कैसे पता चलेंगे कि करंट किधर फ्लो हो रहा है? तो हमेशा याद रखना, जो करंट है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ये कौन सा पोटेंशियल है? हायर।
और ये कौन सा पोटेंशियल है, इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। अब इसी में पूछ लेगा इधर इस सर्किट में करंट किधर फ्लो होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो होंगे। जब देखो करंट इधर फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, तो सिंपल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसे होगी, इसके अपोजिट होगी। करंट इधर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हो गई और ये किसकी डायरेक्शन हो गई, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, अपोजिट। और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, ये याद रखना। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम का नियम। ओम एक जर्मन साइंटिस्ट थे। 1800 सेंचुरी में उन्होंने एक लॉ दिया था रिलेटेड टू करंट एंड वोल्टेज। वो लॉ क्या है वो समझ लीजिए आप। ये सबसे ज़्यादा यूपीबीटी में पूछा जाता है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। और अभी तो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में हो सकता है यहाँ से 1 या 2 न्यूमेरिकल आपसे पूछ ले जाएं। ये होता क्या है पहले समझ लो। 12th जिन्होंने की है उन्होंने पढ़ा होगा ओम्स लॉ क्या है। तो देखो पहले इसका स्टेटमेंट समझ लो। स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि यदि भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्थाएं मतलब फिजिकल कंडीशंस, भौतिक अवस्थाएं मतलब फिजिकल कंडीशन, अगर भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए। अब भौतिक अवस्थाएं कौन सी होती हैं, ताप, दाब, वायुमंडलीय दाब, मतलब टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझते हैं, मैं दोनों लैंग्वेज में बोलूँगा। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये क्या है सारी फिजिकल कंडीशन। अगर इनमें कोई चेंज ना किया जाए, ये सेम रहें, मतलब ये इनमें हमने कोई चेंज नहीं किया, ये सेम रहें, तब किसी कंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विभवांतर के या विभव के। ठीक है, मतलब क्या है, दोबारा से रिपीट करता हूं। यदि भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में से बहने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। इंग्लिश में बात करते हैं। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इफ ऑल द फिजिकल कंडीशन आर सेम और अनचेंज्ड, जैसे दैट इज टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटसेट्रा, द फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो मान लो एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हमने क्या फ्लो कराया, करंट फ्लो कराया। तो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो ओम्स ने कहा था कि जो करंट फ्लो ऑफ करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के। लेकिन अभी तक तुमने जो पढ़ा है वो क्या है, बी प्रोपोर्शनल टू आई पढ़ा है ना, बी प्रोपोर्शनल टू आई। और क्या पढ़ा है, वी अपॉन आई इक्वल टू आर। ये दोनों चीजें पढ़ी हैं। लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, ये है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आना चाहिए, आई इक्वल टू वी इंटू आर आना चाहिए, जबकि ये तो गलत है। अगर यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, वी इक्वल टू आई आर। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये सही होना चाहिए। अब सही क्या है, सही क्या है, सही ये है। देखो कैसे, जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक टर्म आता है जी। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है ना, जिसका मैंने जिसका नाम दिया जी। इस जी को बोलते हैं हम कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस।
हिंदी में अगर बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, चालकता। ठीक है, जी है क्या मैं इसको बता नहीं पाया, अभी इसी में समझ लो चालकता होती क्या है। चालकता जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस की जस्ट अपोजिट होती है। जो रेजिस्टेंस है उसका अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस। और रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को फ्लो ना होने देना, और कंडक्टेंस का काम क्या होगा, करंट को आसानी से फ्लो होने देना। मतलब ये एक दूसरे के दुश्मन है, वो कहेगा कि तू जा, ये कहेगा नहीं तू मत जा, तो मतलब क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तो कंडक्टेंस क्या है, ये करंट को अपने अंदर से आसानी से फ्लो होने देता है, हिंदी बोलते हैं इसको चालकता। अब देखो, जब एक दूसरे के दुश्मन हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, G = 1/R। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, जो इस एरो का मतलब है इंक्रीज होना। इस R रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस G का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस, इस कंडक्टेंस की वैल्यू, चालकता की वैल्यू घट रही है। अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर इसको डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज का मतलब होता है कम, और इंक्रीज का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, किसी भी बोर्ड से हों जो हिंदी मीडियम वाले हैं, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज का मतलब होता है घटना। जब मैं एरो यूज़ करूँगा, ये है इंक्रीज, मतलब R की वैल्यू बढ़ गई। जब ये बढ़ गई और ये इसके रेसिप्रोकल है, तो मतलब समझ लेना कि इसका जो रेसिप्रोकल है उसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा, दूसरा घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो रेसिप्रोकल हो गया ना, एक दूसरे के दुश्मन। ये बढ़ा तो ये घट गया, ये घटा तो ये बढ़ गया। इस G की वैल्यू को पुट कर दो इसमें, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। तो I = 1/R। इस G की वैल्यू क्या है, 1/R। इसको यहाँ से उठा के हमने क्या रख दिया, इसकी जगह रख दिया, इनटू क्या आ गया, V। तो I = आया कितना, V/R। यहाँ से V निकालें, इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कैंची का गुणा सुना होगा ना सबने। तो यहाँ से V निकालें तो V = कितना आएगा, V = I × R। यही है आपका ओम्स लॉ। वेयर मतलब यहाँ V क्या है, वोल्टेज, हिंदी में बोलते हैं इसको वोल्टता। R क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिरोध। और I क्या है यहाँ पर, करंट, हिंदी में बोलते हैं इसको धारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। अगर आपके ऑब्जेक्टिव पेपर ना होते तो ये ओम्स लॉ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और अभी हम जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, पूरा जो इलेक्ट्रिकल है वो ओम्स लॉ पे डिपेंडेड है। हर बुक में, हर सब्जेक्ट में ओम्स लॉ आपको पूछा जाएगा। अच्छा, ओम्स लॉ में एक ग्राफ बनता है क्या ये, इस एक्सिस पे ले लिया मैंने B और इस एक्सिस पे ले लिया मैंने I। ये क्या है I और ये क्या है V। अच्छा, ओम्स लॉ में V और I का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, लीनियर। लीनियर मतलब समझते हो, एक समान। मतलब जितना हम B को बढ़ाएंगे उतना ही हमारा करंट बढ़ेगा। मतलब ये 1 एम्पियर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, इस तरीके से। अगर करंट 1 एम्पियर है तो वोल्टेज भी कितना होगा, 1 वोल्ट। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो जो ग्राफ आएगा वो कितना आएगा, कैसा आएगा, लीनियर। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। तो B और I के बीच में जो ग्राफ आता है वो कैसा होता है, लीनियर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, थोड़ा अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, और आप लोग बोर भी ना हो जाओ, तो इसलिए शॉर्ट वीडियो इतना काफ़ी है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे, यहीं से करेंगे। और आप लोग पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और जैसा भी आपको अच्छा लगे कमेंट करके हमें बताइए। ओके, धन्यवाद।